जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एग्ज़ाम 2.0 में। तो आज से हम ये घटना चक्र की जो इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आपको इसमें सारे टॉपिक एक एक करके मैं आपको प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है टॉपिक भारत का भूगोल में सामान्य परिचय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है और ये एक दक्षिण एशियाई देश है। तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है और यह देश हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। हम जानते हैं कि कन्याकुमारी के नीचे जो है वो हिंद महासागर है और हिंद महासागर के उत्तर की जो अवस्थिति है वो भारत की है, भारत महाद्वीप की है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो उसकी अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। जैसे कि पहले पे है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद तब हमारा आता है भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत यहाँ पे दूसरा देश लिखा हुआ है, लेकिन अपडेट हो गया। हमारा जो भारत जो देश है वो जनसंख्या के मामले में हमारा पहले नंबर पे आ गया। हम जानते हैं कि 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश नवीनतम अभी हैं। और जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे सम्मिलित करके एक केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया गया है। और इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद हुआ। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है हम जानते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% कवर करता है। भारत में संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो 17.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। और ये तथ्य हमारा है 2011 की जनगणना के आकार पे आधार पर। भारत के मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण है, वो कितना है, वो 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की जो दूरी है वो 2,933 है, लेकिन इधर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो उत्तर दक्षिण की जो दूरी है वो 3,214 किलोमीटर है। अर्थात भारत का जो पूर्व पश्चिम से विस्तार है वो ज़्यादा है, जो उत्तर दक्षिण से भी जो विस्तार है वो ज़्यादा है, इनफैक्ट कंपैरिजन टू नॉर्थ एंड ईस्ट वेस्ट। तो ये हम देख लिए कि 32,87,263 किलोमीटर इसका भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत में गैर कानूनी ढंग से जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 78,114 वर्ग किलोमीटर। पाकिस्तान ने इसको गैर कानूनी ढंग से चीन को इसमें से कुछ दे दिया था, 5,180 वर्ग किलोमीटर। और गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला क्षेत्रफल कितना है, 37,555 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल चीन के कब्जे में है, जो कि गैर कानूनी ढंग से इसने ले रखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर गाँव की जो संख्या दे रखी है वो 6,40,932 गाँव की संख्या दे रखी है। तो आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत विश्व का, पहला स्टेटमेंट है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। तो हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो पहला गलत है, यानी कि ए और सी तो बिल्कुल ही कट गया। दूसरा, ये स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, तो ये सही है। और समूचा भारत उष्णकटिबंध में है, ये बात गलत है, क्योंकि समूचा भारत उष्णकटिबंध में नहीं है, क्योंकि भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाँ, ये बात सही है, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ ये आंसर सही हो जाएगा। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर लेके बात करें तो अक्षांशीय विस्तार इसका 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में है।
भारत स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग कवर किए हुए है और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, अतः 2 और 4 सही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान, मतलब भारतवर्ष जो है वो विश्व में इसका आकार कितना है, तो 7वां सबसे बड़ा देश। हम जानते हैं कि रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन तब भारत आता है हमारा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो संपूर्ण मानव जाति है वो की जो जनसंख्या है वो 17% है, यानी कि 17.5% है एग्जैक्ट, लेकिन 17.5% ऑप्शन में ना होने के कारण हम 17% इसको लेकर चलेंगे। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं, तो हम जानते हैं कि 6,40,932 गांव हैं, तो इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, ये सही है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 से 97.25 है, ये भी सही है, लेकिन भारत में राज्यों की संख्या 28 है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो अभी के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से तो ये आंसर सही था, लेकिन अभी के हिसाब से ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी भी गलत है, क्योंकि सूर्योदय हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है, ना कि मिजोरम में, और इसकी मुख्य भूमि सीमा का विस्तार जो है 15,200 किलोमीटर है, ये बात सही है। तो क्योंकि अभी जनसंख्या के नंबर पे भारत जो है वो पहले नंबर पे आ चुका है, इसलिए ये दूसरा और चौथा गलत होगा। आइए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की जो पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी होती है उसको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। अर्थात जो अक्ष के अक्षांश के जो समांतर होती हैं वो सारी रेखाएं, विषुवत रेखा की जो समांतर होती हैं वो सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो लंबवत यानी कि वर्टिकल जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश को अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है, ये बात हम जानते हैं। और पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले जो 0 डिग्री अक्षांश है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और भूमध्य रेखा ही विषुवत रेखा कहलाती है। और विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और उसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री जो लाइन है वो भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ऊपर में जो है उत्तरी गोलार्ध, नीचे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में स्थित रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इसके नीचे वाले गोले में हम देख रहे हैं कि जो बीच वाली जो डार्क लाइन है उसको ग्रीनविच रेखा कहता है या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा कहता है। 0 डिग्री देशांतर भी कहलाती है, और इसके पूर्व में स्थित लाइन को पूर्वी देशांतर रेखाएं और इसके पश्चिम में स्थित लाइन को पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत रेखा को लेकर के यानी कि विषुवत वृत्त को लेकर के अक्षांश रेखाओं की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 179, 89 + 89 + 1, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में 89, दक्षिणी गोलार्ध में 89 और ये +1, यानी कि 179 इसका आंसर हो जाएगा। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर की होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है प्रधान यामोत्तर रेखा कहलाती है, और यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो बढ़ती जाती है, और विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच में जो अधिकतम कितनी दूरी होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। भारत हम जानते हैं कि पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है।
और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित है। अतः भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है और उच्च अक्षांश यानी कि 90 डिग्री अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की जो अवधि है उसमें अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत का विस्तार इसमें पूछा है तो हम जानते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है और इसमें कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दे रखा। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो हम जानते हैं कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर भी गुजरेगा। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है जैसलमेर से भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत और कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सूर्य के उत्तरायण यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है और 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हम जानते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि इसमें जो बिहार है वो बिहार इसका आंसर हो जाएगा कि बिहार से होकर नहीं गुजरती है। हाँ, उस टाइम में जब बिहार और झारखंड एक ही थे तो उस टाइम पे आयोग ने इसका आंसर झारखंड या बिहार दिया था, लेकिन ये जो है वह हाँ इस पहले जो बिहार और झारखंड एक ही थे, लेकिन अभी हम बात करें तो बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर के गुजरती है। फिर पूछ रहा है कि कर्क रेखा किससे गुजरती है? तो हम जाने गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, तो इसमें मध्य प्रदेश दे नहीं रखा। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड यानी कि 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों से गुजरती है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो है झारखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो हम जानते हैं कि मणिपुर से ही कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से ही गुजरती है। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो जो हम जानते हैं कि गुजरात से गुजरती है और गुजरात से जो गांधीनगर की राजधानी है गांधीनगर, वो वहाँ से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो हम जानते हैं कि जो कोलकाता है वो कर्क रेखा से निकटतम स्थित है। पश्चिम बंगाल से चूँकि कर्क रेखा गुजरती है तो वहाँ से कोलकाता की जो अक्षांशीय स्थिति वो काफ़ी नज़दीक है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो हम जानते हैं कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हम जानते हैं कि मिजोरम से जो कर्क रेखा गुजरती है तो मिजोरम के उत्तर में हमारा मणिपुर है, इसलिए मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की जो अवधि है वो अधिकतम होगी? तो हम जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। सूर्य के उत्तरायण यानी भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है और दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर में स्थित है। कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो 2 बराबर भागों में काटे तो ये माही नदी। कर्क रेखा
को 2 बार पार करती है, वो है माही नदी, और यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर के राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रामाणिक मध्याह्न रेखा मानक समय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत की जो प्रामाणिक मध्याह्न रेखा है अर्थात भारतीय मानक समय यानी कि IST, वो 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ये समय लिया जाता है। और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में जो प्रयागराज है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है वो ग्रीनविच माध्य यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे स्थित है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर यानी कि यामोत्तर को भारत का प्रधान यामोत्तर चुना गया है। और ये कहाँ से गुजरती है आप देख सकते हैं कि ये गुजर रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजर रही है। नीचे लिखा हुआ भी है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कि कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। प्रधान यामोत्तर के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं और कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। यदि सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं तो ये महान वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल इनको कहा जाएगा। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिम देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या वो 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री घूमने पे पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट और 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे का समय लगता है और यह अवधि ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को जोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर होगी और ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर होती है। ये न्यूमेरिकल है कि जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर जहाँ सुबह का 6 बज रहा है तो उस स्थान की अवस्थिति यामोत्तर पर होगी। तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर जो 4 मिनट होता है और 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। तो अब इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पूर्वी। तो आप इसके हिसाब से निकाल लीजिए क्योंकि ये यहाँ पे सोल्यूशन दे रखे 15 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 15 डिग्री और यानी कि अगर 6 बज रहा है तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री बराबर 1 घंटा बराबर 15 डिग्री होता है। तो उसी प्रकार 82.5 डिग्री जो यामोत्तर इसमें दे रखा है कि यामोत्तर पर अर्धरात्रि है तो 90 में अगर 82.5 डिग्री जोड़ देंगे तो 172 डिग्री 172 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। गुजरात के सबसे पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो ये गलत है। दूसरा है कि औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में, तो हाँ ये बात सही है। और बेंगलुरु की जो अवस्थिति है वो चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। आप इनमें अक्षांशों की स्थितियाँ देख सकते हैं सभी की, वैसे इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप सभी अक्षांश की स्थिति याद रखें। कौन सा शहर भारतीय मानक समय
देशांतर रेखा यानी कि IST के जो देशांतर रेखा है भारतीय मानक समय उसके निकटतम है, तो हम जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा रीवा। MPPCS का क्वेश्चन है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री 38 मिनट पूर्वाह्न। यदि भारत मानक समय या उत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 मिनट 30 डिग्री। भारतीय मानक समय की यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? तो हम जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। यदि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा यानी कि इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर, दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? तो हम जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय ने IST निम्नलिखित में से किसके समीप से लिया जाता है? तो ये है इलाहाबाद या नैनी के समीप से लिया जाता है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT में अंतर कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ये आंसर B हो जाएगा। और यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? तो हम जानते हैं कि 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो ये 7 बजे होगा प्रातः। निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो हम जानते हैं कि दिल्ली के सबके समीप पर देशांतर पर स्थित है वो है बेंगलुरु। अब इसमें है दूरस्थ बिंदु। 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख और दक्षिण भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 सुदूरस्थ बिंदु इस प्रकार हैं। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार है, और भारत की मुख्य भूमि और दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी या तमिलनाडु है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है, और सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो गुजरात में स्थित है, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी जो केप कमोरिन है भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों ही मिलते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट पर यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये बड़ा निकोबार। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित? तो ये है बड़ा निकोबार। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूरस्थ यानी कि सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी यानी कि गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो हम जानते हैं कि लखनऊ जो है इन चारों में से वो सबसे पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट आइए हम देख लेते हैं ये लास्ट क्वेश्चन। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट ये सीमावर्ती देश है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, और कोई अगर कुछ पूछना है आपको, कोई भी चीज़, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।